नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं रीट 2022 का पेपर, जिसमें L1 जो कि पहली पारी में हुआ था, उसके भाषा प्रथम हिंदी का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए गए और किस प्रकार से उनके उत्तर होंगे, ये हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो का, इस क्लास का मकसद ये है कि जो रीट के अभ्यर्थी है, पहले भी पेपर दे चुके होंगे या नवी जो नए अभ्यर्थी है, वो एक बार पेपर की प्रकृति से अवगत हो जाइए, किस प्रकार का पेपर आता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के ये कक्षा तैयार की जा रही है। तो उम्मीद है ये कक्षा आपके लिए उपयोगी होगी। आइए साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसका प्रश्न है वो है, किंडरगार्टन किंडरगार्टन शिक्षा विधि के संबंध में सत्य कथन है। किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है, उसके संबंध में कौन सी बात सही है। तो देखो, आप देखते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को अपन देखते चलते हैं। ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। गलत बात, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक नहीं है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, नहीं। ये प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। खेल खेल द्वारा शिक्षण विधि है ये। खेल 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 में शिक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है, जी नहीं, कुक महोदय नहीं है। फोबरेल महोदय जो है, उसने इस विधि को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया है। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इसमें नहीं दी जा सकती है। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इसमें नहीं दी जा सकती है। जी, सही बात है, ये बिल्कुल नहीं दी जा सकती, क्योंकि भाषा का व्याकरण और साहित्य जो है वो उच्च स्तरीय जो है, माध्यमिक स्तर है या उच्च माध्यमिक स्तर है, उसमें आता है, और ये विधि उसके लिए उपयोगी नहीं है। ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में दी जा सकती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है, उसमें भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जा सकती है। तो केवल किताबी ज्ञान से, या सामाजिक पर्यावरण से, या प्रगति सूचक लेखक चित्र से, या इनमें से कोई नहीं। ये बेसिक शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, भाषा की शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है। तो सामाजिक पर्यावरण से इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते साथियों। अब इसका अगला प्रश्न अपन देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो देखो, इसमें इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जाता है। आगे देखो, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसकी जो सीमा है, उसमें ये और सब चीजें आ रही है, लेकिन ये जो चीज है ये इसमें नहीं आ रही है। इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का प्रभावी ज्ञान करवाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, सही बात है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, सही बात है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली जो है, ये, एक मिनट, तो इसका ऑप्शन डी ही इसकी सीमा है। ये अधिक बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। ये बात इसकी सही होगी। अब अपन देखते हैं 34वां प्रश्न। इनमें से कौन सा परिवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। परिवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, अध्ययन कार्य का आवंटन सही है। अध्ययन हेतु निर्देश, ये इसमें होता है। विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, ये भी इसमें होता है। कलात्मक परियोजना इसमें नहीं आती साथियों। कलात्मक परियोजना जो है, वो परिवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। ये बात आप ध्यान देंगे। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस तरह के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। तो देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जानते नहीं है, उनको अपन समानता कर करके उनको सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं, तो उनको अपन चीजों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे सीख जाए। तो ये चीजें जो है प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयोगी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इनके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि फिर बाद में बच्चा सीखने लग जाता है। तो इसका 33 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशल जो है 4 है आपके, कौन कौन से? LSRW। एल फॉर सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये जो है इनमें से कौन से अभिव्यक्ति के कौशल है? तो देखिए साथियों, अभिव्यक्ति का मतलब है अभिव्यक्त करना, ठीक है। तो यहाँ सुनना और ये आपका पढ़ना, ये तो है ग्रहण, ग्रहण के कौशल है। और ये स्पीक एंड राइट, ये जो है ये अभिव्यक्ति के कौशल है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कोई चीज जो है अपने अंदर से बाहर निकालना, प्रकट करना, ठीक है। तो अभिव्यक्ति कौशल कौन से है? देखो, एक तो स्पीक है, एक राइट है, बोलना और लिखना। कहाँ पे आ रहा है? सुनना, सुनना और बोलना नहीं, सुनना ग्रहण का है, बोलना अभिव्यक्ति का है। लिखना और पढ़ना, लिखना अभिव्यक्ति का, लेकिन पढ़ना ग्रहण का है। बोलना अभिव्यक्त करना है, लिखना ये भी अभिव्यक्त करना है, दोनों ही अभिव्यक्ति के साधन है। और पढ़ना और बोलना, बोलना आपका अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन ये जो पढ़ना है ये आपका ग्रहण का साधन है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख, देखो अनुलेख जो है, अनुलेख का मतलब जैसे कोई चीज लिखी हुई है उसको आप लिख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, ठीक है। बोर्ड पे कोई चीज लिखते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, फिर बच्चे जो है उसको नोट करते हैं, तो वो अनुलेख है। मैं कहता हूँ आपको, जिसके पीछे भी लेख आ रहा हो, जैसे श्रुत लेख है, श्रुत लेख यानी कि सुनकर लिखना, सुलेख, अनुलेख, ये सारे आपके लेखन कौशल से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? लेखन से। आगे देखो, 38वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। लिंगुआ फोन यानी कि रिकॉर्ड प्लेयर, ये आपका रेडियो और टेप रिकॉर्डर जैसा ही होता है, भाषा शिक्षण में काम आता है। लिंगुआ फोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो बताइए आप। प्रक्षेपक, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या श्रव्य सामग्री? तो ध्यान देंगे साथियों, ये लिंगुआ फोन जो है ये बिल्कुल टेप रिकॉर्डर जैसा है, रेडियो जैसा है, तो ये श्रव्य सामग्री होगी, ठीक है। भाषा में, भाषा शिक्षण के लिए आप कोई रिकॉर्ड सामग्री जो है उसको सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, भाषा के उच्चारण में सुधार कर सकते हैं। तो ये लिंगुआ फोन जो है ये श्रव्य सामग्री है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला का जो अनुभाग होता है, अनुभाग का मतलब कक्ष होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है? परामर्श कक्ष, परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष या विश्राम कक्ष? देखो, परामर्श कक्ष तो होता है, भाषा में परामर्श तो होता है। श्रवण कक्ष, भाषा में श्रवण तो बिल्कुल अनुकरण से ही तो भाषा सीखी जाती है। नियंत्रण कक्ष ये भी होता है। विश्राम कक्ष भाषा में नहीं होता। इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सहस्वर वाचन का गुण है। सहस्वर वाचन का क्या गुण है? अस्पष्ट उच्चारण, जी नहीं, अस्पष्ट उच्चारण इसका गुण नहीं है, दोष है। क्षिप्रता यानी जल्दी बोलना, ये भी सहस्वर वाचन का दोष है। उचित निर्गम ध्वनि, अस्वाभाविकता, तो आप इनको पढ़ के ही आपको लग रहा होगा अस्वाभाविकता नहीं होनी चाहिए सहस्वर वाचन में, स्वाभाविकता होनी चाहिए, नेचुरलिटी होनी चाहिए। अस्पष्ट उच्चारण इसमें नहीं होता है, क्षिप्रता इसमें नहीं होती है, तो बचा क्या? उचित ध्वनि निर्गम, ये इसका सही उत्तर है। ठीक प्रकार से ध्वनि को निकालना, यही तो सहस्त्र वाचन का गुण है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन के बारे में क्या बातें सही है? तो देखो आप, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े बड़े उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जी नहीं। मौखिक उत्तर में, मौखिक जो मूल्यांकन होता है यानी कि साक्षात्कार इत्यादि जो होते हैं, उनमें दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पहली बात तो मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील, विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति के कम अवसर मिलने चाहिए। क्यों? मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्मा अभिव्यक्ति के अधिक अवसर मिलना चाहिए, ये इसका है, तो ये इसका गलत उत्तर हो गया। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए, जी नहीं, ये इसका सही उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन भी देखो, मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। बिल्कुल जो है वो अपने विषय के प्रति कर्मनिष्ठ हो, सहनशील, सहन करने की योग्यता हो और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ये मौखिक मूल्यांकन कर्ता के गुण है, ठीक है। ये चीज जरूरी है।
जो भी साक्षात्कार ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है माइकलिस है, या सीसी रोस है, या ब्लूम है, या राइट स्टोन है। तो इसका सही उत्तर है माइकलिस। ये आपका 42 में ऑप्शन ए सही है। फिर आगे देखिए, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करवाई जाने वाला शिक्षण कहलाता है। विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाई जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण है क्या, या ब्लॉक शिक्षण, या अभ्यास, या फिर उपचारात्मक शिक्षण? तो बिल्कुल ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। देखो आपने पढ़ा होगा निदान एवं उपचार। तो जो आपकी कमी आ रही है उसका पता करना वो निदान है, और उस कमी पर काम करना वो आपका उपचारात्मक शिक्षण है। तो कमी को दूर करते हुए सीखने में कठिनाई को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, क्या दोष है? देखो इसका, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। अच्छी बात है, होता है, गुण है। तो दोष पूछ रहा है ना, विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। बिल्कुल सही बात है। अब जब उनको डेली नोट करेंगे तो फिर उनको भी अपनी कमियों का ज्ञान होने लगेगा। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। इन दोनों में से आप देखिए, ये विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, ये पॉजिटिव बात है, बिल्कुल ये सही है, ये गुण है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विद्यार्थी शिक्षक अनुपात बराबर हो फिर भी जरूरी है, और फिर भी लागू की जा सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर होगा, मतलब ये दोष है इसका। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। उपलब्धि परीक्षण के दौरान उपलब्धि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो ये एक आपका उपलब्धि परीक्षण से आया है। इसमें कितने पदों का प्रयोग होता है? 2, 3, 1 या 4? तो इसका सही उत्तर होगा 4। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका 45 में जो है ऑप्शन डी सही है। देखिए साथियों, यहाँ तक आपके जो 45 तक जो प्रश्न आए हैं, 15 प्रश्न आपके सीधे सीधे आपके इसके आए हैं शिक्षण विधियों के। ठीक है, शिक्षण विधियां और जो भी आपके हैं उसमें से प्रश्न आए हैं। अब 46 से लेके जो 60 तक के जो प्रश्न है वो आपके व्याकरण से संबंधित होंगे। ये आपका गद्यांश है, इस गद्यांश को आप पढ़ोगे और उसके आधार पर प्रश्न बने हुए हैं। हालांकि इस गद्यांश से व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं गद्यांश को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा इस पे आ रहा हूँ। प्रश्न को अगर अपने को जरूरत महसूस हुई तो गद्यांश को एक बार देखेंगे, बाकी अपन सीधा चल लेते हैं। देखिए, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही संधि विच्छेद कीजिए आप। शतधन एव, शदाधन एव, शतधन शतधन एव, या फिर सदाधन एव। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप इसको पद को देखकर ही पहचान लीजिए इस सदैव में क्या हो रही है। देखो यहाँ पे देखो, क्या इसमें दीर्घ हो रही है? क्या नहीं हो रही। दीर्घ में आ, ई, उ, दीर्घ उ, दीर्घ री ऐसे बनते हैं। क्या इसमें गुण हो रहा है? क्या गुण नहीं हो रहा जी। गुण में क्या है कि ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। ठीक है, ए, ए और ओ ऐसी मात्राएं इसमें लगती है, ये गुण है। और वृद्धि संधि जिसमें डबल मात्राएं होती है वो वृद्धि संधि है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें देखो डबल मात्रा है तो इसका मतलब वृद्धि संधि है। आई की ए की मात्रा की वृद्धि हो रही है, आई आ रहा है, तो यहाँ वृद्धि संधि। पहली बात तो यहाँ वृद्धि संधि है। दूसरी बात, वृद्धि संधि का पता करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, वृद्धि संधि का नियम आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको प्रथम दृष्टया शब्द को देखते ही पता चल गया इसमें वृद्धि संधि है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वृद्धि होती कब है। ठीक है, तो वृद्धि कब होती है? जब ए या आ के बाद में ए आए तो उसका आई होगा। ए या आ के बाद में ए या आ के बाद में ओ आए तो उसका औ होगा। ठीक है, ये वृद्धि संधि का नियम है। जब आपको पता चल गया कि वृद्धि संधि है तो फिर इसके नियम पे जाओ। ठीक है, ये उदाहरण आपका, उदाहरण से आप इन नियम नियम पे जाओ। आपने अपने व्याकरण शिक्षण में विधियां होती है, आगमन और निगमन विधि। नियम से उदाहरण में जाते हैं तो वो आपकी निगमन विधि है, और उदाहरण से नियम पे जाते हैं तो आपकी आगमन विधि है। तो ये आपका उदाहरण पहले दिया इसमें। अब उदाहरण से आपको नियम पर जाना है तो ये आपकी आगमन विधि यहाँ पे काम करेगी। और आपको पता है कि इसमें वृद्धि संधि है तो वृद्धि का फिर नियम आपका पता होना चाहिए कि ए के बाद में ए हो तो आई होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका। तो देखो, सदधन एव,
तो ये तो बिल्कुल सही है ही नहीं, क्योंकि इसमें ए नहीं है, ये तो या तो ए चाहिए आ चाहिए, इसको तो काट ही दो आप। और ऑप्शन सी देखो इसका, शद धन आयु, ये भी आयु की बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जो इसका जो हो रहा है इसका शद, शद का जो दे हलंत किया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, इसको भी आप काट ही दीजिए। अब इन दोनों की बात करते हैं। शदा धन एव, आ की मात्रा है ए या आ की मात्रा हो सकती है, ठीक है, तो ये ठीक बात है, लेकिन दोनों में सदा सदा आ रहा है, तो इसका मतलब ये सदा तो सही है, ठीक है। ए होता आ होता उस पर विचार करते हैं, लेकिन दोनों में आ रहा है, तो कोई या कोई डाउटफुल चीज है नहीं। फिर बात करते हैं एव की, तो यहाँ पे आयु है, यहाँ पे एव है, थोड़ा शब्दों को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आयु नहीं होता है, एव ही होता है। एव 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 एक अवयव शब्द है जिसका अर्थ ही संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। तो सदा धन एव बराबर सदैव, ये बनेगा इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, वि शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? वसु, वसु, अर्णव, उरग या फिर गरल। इसमें साथियों जो इसका पर्यायवाची शब्द है वो होगा क्या? गरल होगा। समा शोभते उस भोजन को जिसके पास गरल हो, ठीक है। गरल का अर्थ है जहर, ठीक है, विष। तो यहाँ वसु का अर्थ धन हो गया, उरग का अर्थ सर्प हो गया, अर्णव का अर्थ भी अलग है, तो यहाँ पे गरल ही इसका सही उत्तर होगा। विरोधी शब्द का विलोम शब्द होगा, विलोम का अर्थ उल्टा, ठीक है। पर्याय का अर्थ समान, पर्याय का अर्थ समान है, और विलोम का अर्थ उल्टा, तो इस विरोधी का उल्टा अर्थ क्या होगा? देखो आप उल्टा क्या होगा, तो देखते हैं उल्टा। वाहक, अवरोधी, शत्रु या समर्थक। देखो विरोधी वाहक का तो कोई लेना देना है ही नहीं। अवरोधी, अवरोधी का अर्थ भी अवरोध का अर्थ रुकावट, बाधा, है ना। शत्रु का अर्थ शत्रु, वो भी एक तरह से विरोधी करता है, ठीक है। और समर्थक, विरोधी का जो अपोजिट होगा वो होगा समर्थक, समर्थन करने वाला और विरोध करने वाला, ठीक है। समर्थन करने वाला तो आपकी बात का समर्थन कर रहा है, और इसका जस्ट अपोजिट होगा विरोध करने वाला, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है, आशय है। मनोदशा शब्द से क्या आशय है? तो देखो मनोदशा के लिए इसने दिया है मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा या मन को दिशा। तो इसका जो आशय है वो होगा मन की दशा। मनोदशा का मतलब मन की दशा, ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो, मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द क्या है? अवयव है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो भाई अवयव तो ये है नहीं, ठीक है, और भाववाचक संज्ञा भी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, ये मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। ये आपका 50वां प्रश्न हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं 51वां प्रश्न। देखिए आप, अमूल्य का अर्थ है, अमूल्य का अर्थ क्या है? तो देखो आप क्या है, जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका बहुत मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, या जिसका मूल्य आंका न जा सके। बिल्कुल इसका सही उत्तर जो है, जिसका मूल्य का निर्धारण न हो सके वो अमूल्य है, जिसका कोई मोल ही नहीं है वो अमूल्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। 52वां प्रश्न देखिए, निधियां शब्द का एक वचन होगा, निधियां, तो इसका एक वचन क्या होगा? निधि, ये सही या ये सही या ये सही या सही। तो आपको शब्दों का ज्ञान होगा तो आप पहचान लोगे। निधि जो है इसका जो एक वचन रूप है वो निधि होगा, ठीक है। हालांकि हिंदी में एक वचन द्विवचन एक वचन बहुवचन ही होता है। अगर मान लीजिए ये संस्कृत होती तो यहाँ निधि ये एक वचन है, तो इसका द्विवचन बनता निधि, ऐसे दीर्घिकारांत होता, और फिर ऐसे। तो हिंदियों में आपके जो है ये निधियां का एक वचन होगा निधि, निधि या निधियां। आपके हिंदी में दो ही तो वचन है, एक वचन और बहुवचन, इस प्रकार से। तो इसका सही उत्तर होगा निधि। शब्दों का ज्ञान आपका यहाँ काम आता है, तो शब्दों का ज्ञान ही उत्तर का चयन करवाया। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ये आपके पद्यांश में से लाइन ली गई है। तो उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ये कोई वाक्य है, उसको आप देख लीजिए। वाक्य में कौन सा काल है? आपको काल पूछ रहा है, ये संभाव्य भविष्य काल है क्या? जी बिल्कुल नहीं है। सामान्य वर्तमान है क्या? देखते हैं। संदिग्ध वर्तमान है क्या, या आसन्न भूत है? तो देखो यहाँ पे जो वाक्य आपको फिर से पढ़िए इसको, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ये सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा इसमें। भाव शब्द है, मुझे ऐसा भाव आया, उसका भाव ये था,
उसके भाव मतलब इस तरह का जो मुझे ये भाव आया। तो ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है, ये पुल्लिंग के साथ है। ठीक है, इसका उच्चारण करके वाक्य प्रयोग करके आप देखिए तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो लिंग है वो पुल्लिंग है। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अचेतन शब्द का क्या अर्थ है? अचेतन का अर्थ निश्चिंत, एकत्र, चकित या निर्जीव। तो देखिए आप, चेतन का अर्थ होता है सजीव, तो अचेतन का अर्थ होगा निर्जीव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? वाक्य के कितने अंग है? तो साथियों इसका सही उत्तर जो है 4 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है? 2 है। वाक्य के 2 अंग है। कौन कौन से? एक तो है उद्देश्य, उद्देश्य, एक है विधेय। ठीक है, उद्देश्य यानी कर्ता, जिसके बारे में कहा जाए कर्ता, और उदेय विधेय यानी कि कर्ता का जो विस्तार होता है वो विधेय है। ठीक है, उद्देश्य का अर्थ कर्ता है और विधेय का अर्थ क्रिया है। तो वाक्य के 2 ही तो अंग है, कर्ता और क्रिया। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हुआ, वाक्य के अंग 2 है। अब देखिए अंतिम 4 प्रश्न। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पर देखो, आपको पता होगा वाक्य के अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर काफी सारे भेद होते हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक, है ना, ये सारे अर्थ के आधार पर भेद है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये जो होते हैं ये क्रिया के अनुसार वाक्य के भेद है। क्रिया के अनुसार कि क्रिया का प्रयोग कैसे होगा, किसके आधार पे होगा, तो उस हिसाब से ये हुआ। ये जो है ये आपकी क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर भेद है, क्रिया के आधार पर भेद है। और विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, अर्थ के आधार पर, है ना। और संयुक्त वाक्य ये जो आपका है ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो ये जो संयुक्त वाक्य जो है ये कैसा वाक्य है? ये आपका रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए विराम चिन्ह कहलाता है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए विराम चिन्ह जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? विवरण कहते हैं, या योजक कहते हैं, या अवतरण कहते हैं, या फिर लोप चिन्ह कहते हैं। तो विवरण चिन्ह तो इसमें होगा नहीं, योजक चिन्ह इसमें होगा। ठीक है, जैसे दिन, रात। ठीक है, ये जोड़ने का काम कर रहा है तो ये योजक चिन्ह कहलाएगा साथियों, है ना। और अवतरण चिन्ह तो वो आपके इन्वर्टेड कोमा है, और विवरण चिन्ह आप ऐसे लिखते हो कोई भी चीज जो लिख रहे हो, और लोप चिन्ह इसमें होगा नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई। डाक के 3 पात। डाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, समयानुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, और सीमातीत कल्पना करना। तो डाक के 3 पात, जब भी देखो डाक के 3 पात है, इसका मतलब है सदा एक सी स्थिति रहना। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा। डाक के 3 पात का अर्थ है सदा एक सी स्थिति बने रहना। बहुत लज्जित होना मुहावरे का अर्थ है। मतलब इसके लिए मुहावरा आएगा। कौन सा आएगा? गड़ो पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, और डंका बजाना। तो इसमें साथियों सही उत्तर जो होगा वो होगा गड़ो पानी पड़ना, यानी कि पानी पानी हो गया, है ना। तो ये इसका बहुत लज्जित होना का सही जो ऑप्शन है वो है गड़ो पानी पड़ना, या पानी पानी हो जाना, ये इसका उचित मुहावरा होगा। ये साथियों आपने जो लेवल फर्स्ट है उसका प्रथम पारी का जो पेपर है उसमें भाषा प्रथम के हमने 30 प्रश्नों को देखा है। यथासंभव हमने उनको सरल करने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न की, इस पेपर की प्रकृति समझ में आई होगी। आगे भी हम ऐसा प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।